मेरी विधवा भाभी हर रात नई नवेली दुल्हन बनकर छत के एक कमरे में चली जाती थी। फिर वहां से अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। जब मैं अपनी भाभी से इस कमरे के बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंगत फीका पड़ जाता था और वह बातें बनाने लगती थी। मुझे उनके बातों पर यकीन नहीं हुआ तो मैं एक दिन उस कमरे में खिड़की से देखी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि भाभी तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरे पति बाहर चले गए। वह बाहर शहर में नौकरी करते थे। मुझे अपने पति के बिना घर पर अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे घर पर सिर्फ मैं और मेरी विधवा भाभी रहती थी। मेरे पति के भाई वर्षों पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चल चुके थे। घर पर ज़्यादा काम नहीं रहता था। मैं और मेरी भाभी मिलकर जल्दी से घर का सारा काम कर लिया करते थे, फिर अपने अपने कमरे में चले जाते थे। मैं दिन भर कमरे में बोर हो जाती थी। मेरी भाभी मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, वह अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। इसलिए मैं भी ज़्यादा भाभी से बोलती नहीं थी। मेरी मम्मी ने कहा था कि अपने ससुराल में सभी को एक तरह प्यार करना, लेकिन वह तो मेरे पास आती भी नहीं थी, मुझसे दूर दूर रहती थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो शुरुआत में उनके बहुत करीब जाने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत समझ में आ गई कि उन्हें कैसे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे मायके में तो मेरी मम्मी और भाभी दोनों सास बहू इतना घुल मिल कर रहती थी कि पता ही नहीं चलता था कि यह लोग सास बहू हैं या फिर माँ बेटी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया था, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। मुझे लगा सबका स्वभाव अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। शायद मेरी भाभी कम बोलती हैं। मेरे पति जब भी अपनी कंपनी में फ्री होते तो मेरे पास फ़ोन लगाकर बात कर लेते थे। वैसे भी हमारी नई नई शादी हुई थी, एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, काम तो करना ही पड़ेगा ना। मेरा ज़्यादा समय मोबाइल और टीवी के साथ ही बीतता था। मैं रात में अपने कमरे में टीवी देख देख के सो जाती थी, लेकिन आज पता नहीं टीवी चल ही नहीं रही थी। रात को मैंने काफ़ी टीवी चलाने की कोशिश की, लेकिन टीवी चल ही नहीं रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। तभी मुझे पकवानों की खुशबू आने लगी। मैंने सोचा इतनी रात को पकवान कौन बना रहा होगा। फिर सोचा कि शायद मोहल्ले में किसी के घर बन रहा हो, जिसकी खुशबू मेरे घर तक आ रही है। लेकिन खुशबू इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही घर में बन रहा हो। ऐसी खुशबू तो रोज़ आती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं इस घर की नई बहू थी। मेरे पति ने कहा था कि इस घर में अपने काम से काम रखना, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना। आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा ईयरफोन नहीं मिल रहा था और ना ही टीवी चल रहा था। मुझे कुछ देर में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। मैंने सोचा कि शायद थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, लेकिन काफ़ी रात गुजर गया, आवाज़ और खुशबू आती रही। मैंने सोचा कल भाभी से पूछूंगी कि क्या हो रहा था, किसकी आवाज़ आ रही थी। अगले दिन अपनी भाभी से पूछा, भाभी जी, कल आपने कुछ आवाज़ें सुनी थी क्या? तो भाभी जी के चेहरे की रंग उड़ गया, वह घबरा सी गई थी। फिर बोली, सोनी, कौन सी आवाज़? मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ समझ आ रहा था कि भाभी जी मुझसे कुछ तो छुपा रही थी। फिर बोली, सोनी, कहीं तुम्हारा वहम होगा, पर यह मेरा वहम नहीं था। मैं भाभी जी के सामने बार बार नहीं कह सकती थी, लेकिन मैं सच में आवाज़ सुनी थी। लेकिन फिर भी मैंने यह कह दिया कि हाँ, मेरा वहम हो सकता है, शायद मेरा वहम ही होगा। इसके बाद मेरी भाभी मुझसे हर बार अनदेखा कर रही थी। जब भी मैं उनके सामने जाती तो वह मुझसे नज़रें चुराने लगती थी। आज रात को मेरा टीवी तो चल रहा था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मैंने अपने टीवी की आवाज़ तेज़ नहीं किया। थोड़ी ही देर बाद पकवानों की खुशबू मेरे कमरे में आने लगी और फिर वैसे ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि आज तो ज़रूर भाभी जी ने यह आवाज़ सुनी होगी।
अगले दिन मैं फिर से भाभी जी से पूछी कि भाभी जी, कल जो मैंने आवाज़ सुनी थी वह मेरी कोई वहम नहीं था। आज भी मैंने वही आवाज़ सुनी थी। आप तो आपने यह आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। फिर वह बोली कि हाँ, सुनी, मैं भी सुनी हूँ। हमारे ऊपर के कमरे में कोई खतरनाक आत्मा का साया है। रात होते ही उसकी आवाज़ पूरे घर में घूमने लगती है, इसलिए मैंने उस कमरे में ताला लगा के रखा है। मेरी भाभी की ऐसी बात सुनकर मुझे उनके ऊपर थोड़ा शक हुआ कि कहीं यह सब के पीछे मेरी भाभी का हाथ तो नहीं है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। आज रात को मैं फिर से टीवी नहीं चलाई। रात होते ही पूरे घर में अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू फैलने लगी और थोड़ी ही देर बाद वह आवाज़ भी आने लगी। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। उसके बाद जो मेरी आंखों ने देखा, उससे यह यकीन ही नहीं हो रहा था। यह मैं क्या देख रही थी। मेरी भाभी विधवा होने के बावजूद दुल्हन की तरह सजी थी, किचन में पकवान बना रही थी। वह मुझे देख पाती इससे पहले ही मैं छुप गई। मैं जानना चाहती थी कि यह सब क्या चल रहा है। मैं छुप कर देख रही थी। मेरी भाभी आधी रात को किचन में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ऊपर के कमरे में ले गईं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी देर तक मैं उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। मेरी भाभी यह क्या कर रही थी, यही सवाल मेरे मन में घूम रहा था। खाना इतना ज़्यादा था कि 3-4 लोग आराम से खा लेते। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरे सामने मेरी भाभी एक पहेली की तरह थी, जिसे मैं हल करना चाहती थी। मुझे भाभी जी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि विधवा होने के बावजूद भी उन्होंने सिंदूर लगाया है। इस उम्र में यह सब, भगवान, सच में कलयुग आ गया है। मैं क्या करूं? यही सोच रही थी कि अगले दिन जब भाभी जी बाजार चली गई तो तब मैं चुपके से ऊपर वाले कमरे में चली गई। मेरे पास चाबी नहीं थी। मैंने डरते डरते खिड़की खोलकर अंदर का नज़ारा देखकर मैं चकरा गई। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने सोचा कि मुझे तुरंत अपने पति को बुलाना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे बुलाऊं, क्योंकि अगर उन्हें सच बता दूं तो उल्टा में वह मुझे ही डांटेंगे। मैं बीमारी का बहाना बना दी। यह सुनकर मेरे पति जल्दी से चले आए। मैंने उनके सामने थोड़ा बीमार होने का नाटक किया। फिर जब रात हो गई तो जानबूझकर उन्हें सोने नहीं दिया था। जैसे ही पकवानों की खुशबू आने लगी, मैं तुरंत उनको कमरे से बाहर भेज दी और उन्हें लेकर किचन के पास पहुंचकर उनके कदम रुक गए, क्योंकि आज उन्होंने अपने भाभी का एक नया रूप देखा था। दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वह अपनी भाभी को आवाज़ देने ही वाले थे, तभी मैंने इशारे से उन्हें रोक दिया। भाभी जी किचन में पकवान लेकर ऊपर वाले कमरे में जाने लगी। ताला खोला और अंदर चली गईं। पीछे से मैं और मेरे पति भी उस कमरे में पहुंच गए। हम दोनों को देखकर भाभी जी के तो होश ही उड़ गए थे, जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। हमने देखा कि कमरे में एक बुजुर्ग से व्यक्ति, उनके बाल और दाढ़ी लंबे लंबे थे, और एक 12 साल की लड़की थी जो शायद सही से बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि देखो अपनी भाभी की सच्चाई, या हम लोगों से छिपकर कितना गंदा काम करती हैं। इतना कहते ही मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ लगाया और कहा कि यह कोई गैर आदमी नहीं है, मेरे भाई हैं, लेकिन यह तो वर्षों पहले ही मर चुके थे, तो अब जिंदा कैसे हो गए? और यह लड़की कौन है? इसे तो मैं जानता भी नहीं। अपनी भाभी माँ के पास गया और बोला कि भाभी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले कि भाभी, आप कुछ तो मुझसे छुपा रही हो। यह सब क्या हो रहा है, बताओ। तब भाभी जी ने कहा कि देवर जी, जब आज तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया है तो सुनो, मैं तुम दोनों को पूरी बात बताती हूँ। आज से 10 साल पहले, जब मैं 13 साल का था, मेरे भाई बस में से घर आ रहे थे। बस पानी में गिर गई थी, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। पुलिस ने तुम्हारे भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की। जब यह नहीं मिले तो उन लोगों ने इन्हें मरा घोषित कर दिया। हम लोग तब काफ़ी कर्ज में डूबे हुए थे।
उनके मरने के बाद सभी कर्जदारों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया था। उनके इंश्योरेंस के पैसे से मैंने सबका कर्ज उतार दिया। खुद मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाली, क्योंकि तुम्हारी माँ और बाप बचपन में ही गुजर गए थे और तुम ही तो बस मेरा सहारा थे। करीब 4 साल बीत गए। सब लोग उन्हें मरा घोषित कर दिए थे और मैं भी विधवा के रूप में रहने लगी थी। लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारे भैया का फ़ोन आ गया। मैं घर आ रहा हूँ, मेरे बस का एक्सीडेंट हो गया था, मैं पानी में गिर गया था, लेकिन मेरी सांसें चल रही थी। तभी कुछ गांव वालों ने मुझे अपने साथ लेकर गए। वहाँ मेरा इलाज किया। महीना मुझे होश नहीं आया था और जब होश आया तो सर में चोट लगने की वजह से मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। और जबकि मुझे 4 साल बाद यह सब कुछ याद आया है तो मैं अपनी बीवी और भाई के पास आना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि जब आपकी बस का एक्सीडेंट हुआ था, आपका कुछ पता नहीं चला तो पुलिस वालों ने आपको मारा घोषित कर दिया था, जिसके मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल गए थे। उन पैसों से मैंने सबका कर्ज उतार दिया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वापस नहीं आऊँगा, वरना इंश्योरेंस के पैसे वापस देने पड़ेंगे और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उन लोगों को पैसे वापस कर सके। लेकिन अपने परिवार से दूर कोई कैसे रह सकता है। एक बार चुपके से तुम्हारे भाई मुझसे मिलने आ गए, फिर मैंने उन्हें रोक दिया। हमने एक प्लान बनाया जिससे कि तुम्हारे भाई अपने ही घर में छत के नीचे रह सकेंगे। मेरे पति ने कहा, क्या यही कारण था कि अपने मुझे हॉस्टल में पढ़ाया ताकि मैं घर में ज़्यादा समय ना रहूं, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरी भाभी ने कहा कि हाँ बेटा, यही कारण था, क्योंकि तुम उस समय ज़्यादा बड़े नहीं थे। मैंने सोचा कि कहीं तुम भूल बस किसी से कुछ कह ना दो तो बहुत समस्या आ जाएगी। तभी मेरा यह दूसरी बेटी पैदा हुई। दुनिया वाले से छुपकर मैं इस घर में ही इसे जन्म दिया और आज तक किसी को मेरी बेटी के बारे में पता नहीं। यह 12 साल की हो गई है, लेकिन इसका दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि यह जब से पैदा हुई है तब से आज तक इसी कमरे में बंद है। दिन भर मैं इसके पास नहीं रहती थी, लेकिन जब रात को सब लोग सो जाते थे तब मैं इन दोनों से अच्छी तरह तैयार होकर और प्यार से अपनी बेटी को खिलाती तो यह मुझे अजीब अजीब आवाज़ में अपनी गुस्सा जाहिर करती थी। यही आवाज़ सोनी ने सुनी थी, पर मैंने इसे कहा कि यह किसी आत्मा का आवाज़ है। तुम लोग डर जाओगे और फिर कभी इस बारे में बात नहीं करोगे। दिन भर मैं जमाने के डर से मैं विधवा की लिबाज में रहती थी, लेकिन जब रात होती तो मैं अपने पति से मिलने जाती तो मैं फिर से अच्छी तरह से तैयार हो जाती थी। अब तुम लोग ही बताओ कि मैंने क्या गलती की, और तुम लोग ही बताओ कि मैंने कुछ गलत किया है क्या। मेरे पति ने कहा कि भाभी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमारा समय पहले जैसा नहीं है। हम इंश्योरेंस के पैसे वापस लौटा देंगे। भाई और मेरी छोटी भाजी भी इस दुनिया की खुली हवाओं में सांस ले सकेंगे, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। कुछ समय बाद इंश्योरेंस के पैसे मेरे पति ने लौटा दिए। अपने भतीजी का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया, एक स्कूल में एडमिशन भी करवाया। बाहर लोगों के साथ रह के उसका दिमाग की बीमारी ठीक हो गई थी और भाई जी भी काम करने लगे थे। मेरी भाभी सबके सामने सिंदूर लगाने लगी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।